हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में, हम आपको वो बता देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 5 जिसमें यूनिट 1 में आपको इंग्लिश में पढ़ना है द ग्लास मेनेगरी। ये स्टोरी पढ़ना है आपको, ये स्टोरी पढ़ना है। तो इसी के बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टोरी भी पूरा पढ़ेंगे और अमेरिकन लिटरेचर का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, क्योंकि आज का यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टोरी, क्वेश्चन आंसर सब इसी क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं मेजर 5 का। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के इस क्लास में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 5 में स्टोरी। ये है आपका स्टोरी। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन। एक मिनट। हाँ, द ग्लास मेनेगरी एक प्रसिद्ध मेमोरी प्ले है जिसे टेनेसी विलियम ने लिखा था। द ग्लास मेनेगरी स्टोरी का नाम है। और ये स्टोरी कैसा है, इसमें नाटक के द्वारा इस स्टोरी को दर्शाया गया है। तो ये मेमोरी प्ले है, यादों से जुड़ा हुआ स्टोरी है ये, जिसे टेनेसी विलियम ने लिखा था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नाम दे देगा आपको स्टोरी का, बोलेगा इसको कौन लिखा था, लेखक का नाम बताना है। तो आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है ये स्टोरी टेनेसी विलियम ने लिखा था। यह नाटक पहली बार 1944 में मंचित हुआ, मतलब 1944 में पहली बार लिखा गया था और बाद में इसे पेंगुइन बुक ने प्रकाशित किया। ये आपको याद रखना है। स्टोरी का नाम है द ग्लास मेनेगरी, लिखा टेनेसी विलियम ने 1944 में लिखा गया था, पेंगुइन बुक में प्रकाशित किया गया था। चलिए अब हम स्टोरी ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर यानी लेखक। तो ऑथर कौन है? टेनेसी विलियम है। तो टेनेसी विलियम वॉज एन अमेरिकन ड्रामिस्ट born in 1911. He is known for writing emotional and realistic plays about family dreams and struggle. टेनेसी विलियम एक अमेरिकी नाटककार थे जिनका जन्म 1911 में हुआ था। उन्होंने एक नाटक लिखे। उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जो इंसान की भावनाओं, परिवार और संघर्ष और सपनों की सच्चाई को दिखाता है। तो टेनेसी विलियम एक अमेरिकी नाटककार थे जिनका जन्म 1911 में हुआ। वो जो नाटक लिखते थे वो ऐसी चीज़ पर लिखते थे जो कि इंसान की भाषा को दर्शाता है, परिवार के संघर्ष और सपनों की सच्चाई को दिखाता है। इन्हीं सब चीज़ों पे वो नाटक लिखा करते थे। Some of his famous plays are The Street Car Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof and The Glass Menagerie। ये 3 प्लेज है उनका। प्लेज मतलब नाटक है जो वो लिखे थे। कुछ उनके प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम दिया गया ये, और एक ये है, और एक ये ग्लास मेनेगरी, जो कि हम मेजर पेपर यूनिट 1 में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका ऑथर के बारे में। ऑथर के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो ये है वो नाटक। तो आपको बस शांति से बैठ जाना है, आराम से कहानी सुनना है। मतलब ऐसा इमेजिन करना है जैसे कि वहाँ मंच पे जो नाटक दिखाया जाता है, जो नाटक दिखाते हैं गुड्डा गुड़िया का खेल टाइप का, ऐसे जो दिखाते हैं, ये कहानी भी उसी तरीके का है कि ये नाटक दिखाया जा रहा है आपको। तो बस बैठकर शांति से सुनना है कि इस नाटक में कौन कौन है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगर आपको फिर भी कहीं कहीं पे डाउट रह जाएगा तो क्वेश्चन आंसर भी आज की इस क्लास में होने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। The Glass Menagerie is a memory play, which means it is told through the memories of the main character, Tom Wingfield. The Glass Menagerie एक मेमोरी प्ले है, यानी यह कहानी मुख्य पात्र टॉम विंगफील्ड की यादों के जरिए बताई गई है। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। और दूसरा लाइन है द स्टोरी इज सेट इन सेंट लुइस, अमेरिका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन
It is about a small family, a mother, a son, a daughter, a son. कहानी अमेरिकी के सेंट लुइस शहर की है जब देश में ग्रेट डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी का दौर था। यह एक छोटा परिवार की कहानी है जिसमें माँ है, बेटा है और बेटी। इन लोगों का ही कहानी इस नाटक में दिखाया गया है। तो ये कहानी किस दौर में चल रहा था? जब देश में ग्रेट डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तब ये कहानी लिखा गया था। और ये कौन से शहर में ये घटना घटी है? तो ये घटना घटी है सेंट लुइस शहर की, जहाँ ये तीनों माँ, बेटा, बेटी रहते थे। तो इस कहानी में आखिर कौन कौन लोग हैं ये भी जान लीजिए। तो इस कहानी में है अमेंडा विंगफील्ड, नाम है किसका? तो मदर का नाम है, माँ का नाम है अमेंडा विंगफील्ड, और बेटा का नाम है टॉम विंगफील्ड, और बेटी का नाम है लॉरा विंगफील्ड, और लॉरा जेंटलमैन कॉलर। लॉरा का ड्रीम मैन है, जैसे होता है ना आजकल सपनों का राजकुमार, वही। तो ये कौन है? तो जिसका नाम है जिम ओ कॉनर। ये इसकी बेटी, अमांडा की बेटी का क्या है? बेटी का ड्रीम मैन है ये जिम ओ कॉनर। यहाँ आपको हिंदी में भी दिया गया है ताकि आपको समझ में, अगर इंग्लिश में नहीं भी आ रहा होगा तो आप हिंदी में पढ़कर समझ सकते हैं। तो अमेंडा विंगफील्ड कौन थी? उसकी माँ थी। उसकी माँ का नाम है अमेंडा विंगफील्ड। बेटा का नाम है टॉम और बेटी का नाम है लॉरा, और बेटी का ही जो राजकुमार है, सपनों का राजकुमार, वो है जिम ओ कॉनर, जिसका नाम था जिम ओ कॉनर। नरेटर का क्या मतलब होता है? नरेटर मतलब कहानी सुनाने वाला, जो अपनी लाइफ का घटना या कहानी सुना रहा था उसी को बोलते हैं नरेटर। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। ये है आपका कहानी। टॉम begins the play by telling us that his father left the family years ago. टॉम कहता है, कहानी की शुरुआत में टॉम बताता है कि उसके पिता ने कई साल पहले परिवार को छोड़ दिया था। Now only his mother Amanda and sister Laura live with him. आपको नाम याद रखना है कि टॉम कौन था, अमेंडा कौन थी और लॉरा कौन थी, ये बात आपको याद रखना है। तो टॉम बेटा का नाम है, अमेंडा उसकी माँ का, और लॉरा उसकी बहन का। तो कहानी की शुरुआत में यहाँ पे हम पढ़ चुके कि कहानी के शुरुआत में टॉम बताता है कि उसके पिता कई साल पहले ही घर छोड़ करके चले गए थे। उसके साथ अब उसके साथ उसकी माँ और उसकी बहन रहती है। तो ये था आपका पहला कहानी। अब दूसरा लाइन आपको दिया है, अमेंडा लिव्स इन हर पास्ट मेमोरीज, शी ऑलवेज लाइक about her young days and her many gentlemen caller. अमेंडा हमेशा अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करती थी और अपने जीवन के समय में कई एडमायर्स की बातें करती है। She wants Laura to get married soon. वह चाहती है कि उसकी बेटी लॉरा की जल्दी शादी हो जाए। अमेंडा कौन थी? उसकी माँ। उसकी माँ हमेशा क्या करती थी कि अच्छे दिनों को याद करती थी और जीवन के समय में कई एडमायर्स की बातें करती थी, और वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। But Laura is extremely shy and has a slight physical problem in one leg. लेकिन लॉरा बहुत ही शर्मीली थी। उसके एक पैर में हल्की कमजोरी है। उसका एक पैर डिफेक्टिव था। लॉरा क्या थी? लॉरा कौन है? उसकी बेटी। तो उसकी बेटी शर्मीली टाइप की थी और उसके एक पैर में प्रॉब्लम भी था। She never talked to a stranger and spent most of her time playing with her glass animal, her glass menagerie. वह दूसरों से बात करने से डरती थी और अपने ज़्यादातर समय अपने कांच के छोटे छोटे जानवरों के साथ बिताती है। यही उसका ग्लास मेनाजरी है। वो क्या है ना कि वो दूसरों से बात करने में बहुत डरती थी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपना छोटे छोटे उसके पास था ग्लास एनिमल जो कि कांच का बना हुआ था, उसके साथ ही अपना टाइम बिताती थी। आगे आपको समझ में आएगा
ग्लास एनिमल का मतलब क्या होता है। अमेंडा आस्क टॉम टू ब्रिंग वन ऑफ हिज ऑफिस फ्रेंड होम फॉर डिनर सो दैट ही कैन मीट लॉरा। अमेंडा अपने बेटे टॉम से कहती है कि वो अपने ऑफिस के कई दोस्त को घर पर डिनर के लिए बुलाए ताकि वह लॉरा से मिल सके। ऐसा माँ कहती है अपने बेटे को कि तुम अपने ऑफिस के कई दोस्तों को घर पर डिनर के लिए बुलाओ ताकि लॉरा उसे मिले, ताकि कोई उसे पसंद आए और उसकी शादी हो सके। अब आगे कहानी है कि टॉम ब्रिंग्स हिज फ्रेंड जिम ओकॉनर। Surprisingly, Laura realized that Jim is the same boy she liked in high school. टॉम अपने दोस्त को लेके आता है। दोस्त का नाम था जिम ओकॉनर। जिम ओकॉनर को घर लेकर के आता है। लॉरा हैरान हो जाती है क्योंकि जिम वही लड़का निकलता है जिसे वह स्कूल के समय से पसंद करती थी। उसका जो भाई है टॉम, वो अपने दोस्त को लेकर के आता है अपने घर पर, लेकिन लॉरा उसको देख कर के हैरान हो जाती है। लॉरा कौन है? तो उसकी बहन है। तो वो देखकर उसको हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का वही था जिसको वो कॉलेज में, स्कूल में मतलब कि उसको पसंद करती थी, वही वो लड़का निकला। ड्यूरिंग डिनर देयर इज ए पावर कट एंड द लाइट्स गो आउट। In the candle night, Jim and Laura talk to each other and even dance together. During dinner के दौरान बिजली चली जाती है। मोमबत्ती की रोशनी में जिम और लॉरा एक दूसरे की बातें करते हैं और थोड़ी देर साथ में डांस भी करते हैं। जब ये डिनर पे आता है जिम ओकॉनर, तो क्या होता है कि डिनर करते करते लाइट चला जाता है तो मोमबत्ती की रोशनी में ही जिम और लॉरा दोनों बैठ कर के बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद ये डांस भी करते हैं साथ में। आगे कहानी है। वाइल डांसिंग लॉरा ग्लास यूनिकॉर्न एक्सीडेंटली ब्रेक। डांस करते समय लॉरा का ग्लास यूनिकॉर्न गलती से टूट जाता है। इट सिंबलाइज दैट हर ड्रीम्स एंड इल्यूजन आर नाउ सैटर्ड। यह इस बात का प्रतीक है कि उसके सपने और भ्रम अब टूट चुके हैं। तो इस लाइन का मतलब है, जब वो डांस कर रही थी लॉरा का जो द ग्लास यूनिकॉर्न है वो गलती से टूट जाता है तो अब उसको लगता है कि अब उसके सपने और उसका भ्रम टूट चुका है। ये उसको रियलाइज होता है। यूनिकॉर्न के टूटने की वजह से ऐसा उसको लगता है। Jim tells Laura that she is very special, but he also revealed that he is already engaged to another girl. Laura feels heartbroken but smiles gently. Jim Laura से कहता है कि वह बहुत खास है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि उसके पहले से सगाई हो चुकी है। लॉरा अंदर से टूट जाती है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती है। जिम क्या कहता है? जिम कहता है लॉरा से कि तुम बहुत खास हो, लेकिन मेरी सगाई ऑलरेडी हो चुकी है। लॉरा अंदर से टूट जाती है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती है। तो ये था अब तक। अब आगे जान लेते हैं और क्या है, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होता है अमेंडा गेट्स एंग्री with Tom for bringing an engaged man home. Soon after, Tom leaves home because he wants freedom from responsibility. अमेंडा बहुत गुस्सा होती है। अमेंडा कौन? उसकी माँ है। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। टॉम को दोष देती है कि उसने एक ऐसे लड़के को बुलाया जो पहले से ही सगाई हो चुका है, जिसका पहले से ही सगाई हो चुका है। थोड़ी समय बाद टॉम घर छोड़ देता है क्योंकि वो आज़ादी चाहता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी चाहता है। In the end, Tom said that even though he left the house, he can never forget his sister Laura. Her memory always follow him like a shadow. अंत में टॉम कहता है कि भले ही वह घर छोड़ चुका है, लेकिन अपनी बहन लॉरा को कभी नहीं भूल पाया। उसकी याद हमेशा उसके साथ रहती है। क्या होता है कि अमेंडा बहुत गुस्सा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका बेटा वो अपने एक ऐसे दोस्त को लेकर आता है जो कि ऑलरेडी सगाई कर चुका है।
थोड़ी देर बाद झगड़ा होने के बाद टॉम घर छोड़ देता है क्योंकि वो आज़ादी चाहता था। और घर छोड़ने के बाद वो बोलता है कि अंत में वो बताता है कि जब वो अपनी लाइफ का कहानी सुना रहा था, टॉम अपनी लाइफ का जब कहानी सुना रहा था लेखक को, तब वो कहता है कि मैंने घर छोड़ तो दिया पर मेरी बहन की यादें मेरे साथ हमेशा रहती है, हमेशा मैं उसको याद करता हूँ। ये जो कहानी अभी हम पढ़ रहे थे, ये सारा कहानी टॉम खुद ही सुना रहा था। किसको सुना रहा था? तो लेखक को, टेनिस विलियम जी को। तो इस कहानी का थीम क्या है अब ये भी जान लीजिए। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है, इतना ही कहानी था। आपको कहानी याद रहेगा तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब मेमोरी एंड एस्केप का क्या मतलब है? मेमोरी, टॉम अपने अतीत की यादों में जाता है और एस्केप करना चाहता है। अतीत की यादों मतलब उसमें जो हुआ उसके घर पर, उन सब यादों में जाता है, लेकिन फिर वो उसे भागना चाहता है। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, इसका क्या मतलब है? अमेंडा और लॉरा अपनी कल्पनाओं में जीती है जबकि हकीकत बहुत कठोर है। अमेंडा वो चाहती थी कि उसकी बेटी की बहुत अच्छे से शादी हो जाएगी, ये वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन लॉरा भी सोचती थी कि उसका मनपसंद लड़का उसको मिल गया है, लेकिन हकीकत क्या होता है कि वो लड़का ऑलरेडी सगाई कर चुका होता है। तो ये मतलब था इल्यूजन और रियलिटी का मतलब। रियलिटी मतलब हकीकत, इल्यूजन का मतलब भ्रम में जीना। फ्रैगिलिटी का क्या मतलब है कि लॉरा की नाजुकता उसके ग्लास टॉय की तरह है। जैसे कि आप कहानी में पढ़े कि कैसे उसका ग्लास एनिमल का, कांच का जो उसका टॉय था वो गिर कर के टूटा, तो उसको लगा कि उसके भ्रम सपने सारे टूट गए हैं। तो वो इतनी नाजुक थी वो, जैसे कि उसका ग्लास टॉय जितना नाजुक होता है कि तुरंत टूट जाता है, वैसे ही लॉरा नाजुक थी। फैमिली कन्फ्लिक्ट, माँ और बेटे के बीच लगातार झगड़े और गलतफहमियाँ, इसी को बोलते फैमिली कन्फ्लिक्ट। तो ये थीम था। कभी कभी आपको क्वेश्चन में थीम भी लिखने के लिए बोलता है, तो ये इतना आपको याद रखना है। वही चीज़ है जो अभी हम आपको बताए थीम में, ये भी वही चीज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। थीम बोले लिखने के लिए तो लिखना है आपको। अब है कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। तो कहानी में लिखा गया, द ग्लास मेनेगरी इज नॉट जस्ट अ प्ले, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन, ब्रोकन ड्रीम्स एंड पेनफुल मेमोरीज। द ग्लास मेनेगरी सिर्फ एक नाटक नहीं है, यह इंसान की भावनाओं, टूटे हुए सपनों और यादों का आईना है। स्टोरी से आपको यही पता चलता है। द ग्लास मेनेगरी ये एक नाटक नहीं है, बल्कि ये आपको दिखाता है कि इंसान की भावनाओं को दिखाता है, टूटे हुए सपने और यादों का आईना दिखाता है आपको। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, इससे कुछ हमें सीख भी मिलता है। टेनिस विलियम shows that everyone has a dream and everyone wants freedom, but life often breaks those dreams like a glass unicorn. टेनिस विलियम यह दिखाते हैं कि हर इंसान के पास एक सपना होता है, हर कोई आज़ादी चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन जिंदगी अक्सर उन सपनों को कांच की तरह तोड़ देती है। तो इंसान जो भी अपने लाइफ में चाहता है उसका हकीकत कुछ और ही होता है, जो चाहता है वो चीज़ मिलता ही नहीं है उसको। ये इस कहानी का कंक्लूजन था। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अमेरिकन लिटरेचर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है LNMU में, तो ये भी आपको पढ़ना है। अमेरिकन लिटरेचर क्या है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपके मेजर पेपर 5 इंग्लिश के नीचे में अमेरिकन लिटरेचर भी लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है? तो अमेरिकन लिटरेचर मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल लिटरेरी वर्क्स, नॉवेल्स, पोएम्स, प्ले, एसे एंड शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय द राइटर ऑफ अमेरिका। अमेरिकन लिटरेचर का मतलब है अमेरिका के लेखक द्वारा लिखे गए साहित्यिक कार्य, जैसे कि इसमें होता है कहानी, पोएम, ड्रामा, निबंध, उपन्यास यानी नोवेल, ये सब होता है इसमें। इट रिफ्लेक्ट
American life, culture, dream, struggle, democracy, freedom, and individualism. In short, it tells us how American people live, thought, and changed from the 17th century to the modern world. यह साहित्य अमेरिका जीवन, संस्कृति, आज़ादी, सपनों और संघर्षों को दर्शाता है। इसमें यह दिखाया गया है कि अमेरिका के लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, समाज कैसे बदला। ये था आपका अमेरिकन लिटरेचर का मतलब। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है। लिखना तो आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा। ये है आपका स्टोरी का ऐसे भी लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये है आपका पूरा स्टोरी लिखा हुआ है इंग्लिश में। स्टोरी है, ये है पूरा स्टोरी। इतना आपको यहाँ तक लिखना है। अगर समरी लिखने आए, चाहे अगर एग्जाम में बोले स्टोरी लिखने के लिए, तो ये आपको लिखना है यहाँ तक। इसी स्टोरी को हम हिंदी में भी लेकर आए हैं ताकि आपको समझ में कहीं पे अगर नहीं आए तो आप इस हिंदी में भी पढ़ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ तक है हिंदी में, तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इस कहानी का सारांश आपको बता देते हैं। तो यह नाटक टीम की यादों पर आधारित है, इसलिए इसे मेमोरी प्ले कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, मेमोरी प्ले क्यों कहा जाता है। टॉम अपनी माँ अमेंडा और बहन लॉरा के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता है। अमेंडा हमेशा अपने पुराने दिनों की बात करती है, जब बहुत से लड़के उसे देखने आते थे। वह चाहती थी कि उसकी बेटी लॉरा के लिए भी कोई अच्छा वर मिले, लेकिन लॉरा बहुत शर्मीली थी, जिससे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह अपने ज़्यादातर समय अपने छोटे छोटे जानवर के साथ बिताती थी, कांच के जानवर। अपनी पसंदीदा खिलौनों एक कांच का यूनिकॉर्न है, जो उसकी नाजुक और अलग सी दुनिया को दर्शाता है। टॉम अपने परिवार की जिम्मेदारी से परेशान है। वह आज़ाद होकर कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो घर संभाले। एक दिन अमांडा टॉम से कहती है कि वह लॉरा के लिए कोई अच्छा लड़का लेकर आए। टॉम अपने ऑफिस के एक दोस्त को लाता है जिसका नाम था ओ कॉर्नर, को घर बुलाता है डिनर पे। अब आगे का कहानी सुनिए। जिम और लॉरा बात करते हैं, नाचते हैं, कुछ पल साथ में बिताते हैं। लॉरा खुश हो जाती है, लेकिन फिर जिम बताता है कि वो पहले से ही सगाई कर चुका है। यह सुनकर लॉरा बहुत दुखी हो जाती है। आखिर में टॉम घर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसका माँ के साथ झगड़ा हो जाता है इसी बात पे कि वो ऐसा लड़का को क्यों लेकर के आया जो पहले से ही जिसका सगाई हो चुका था, अपने सपनों की तलाश में। लेकिन उसे हमेशा पछतावा होता है कि उसने अपनी बहन और माँ को अकेले छोड़ दिया। नाटक के अंत में लॉरा मोमबत्ती बुझा देती है, और जो उसके सपनों के खत्म होने का प्रतीक है। ऐसा आपको सोचना है कि मतलब मान लो कि कोई स्टेज पर ऐसे परफॉर्म कर रहा है कि जो दिखाता है इन सब, ये स्टोरी जो भी हम पढ़े ये स्टेज पर चल रहा था, और अंत में मोमबत्ती बुझा दिया जाता है जब नाटक खत्म हो जाता है तब। ये था आपका छोटा सा समरी। हिंदी में, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ सिंबोलिज्म भी आपसे पूछेगा, प्रतीकवाद। तो इसमें आपको बताना है स्टोरी में जो द ग्लास मेनेगरी बोला गया है उसका क्या मतलब है। लॉरा की नाजुकता और उसकी कल्पनाओं की दुनिया। फायर एस्केप का मतलब है टॉम के लिए आज़ादी का रास्ता। कैंडल लाइट का मतलब है उम्मीद और मोह भंग। ब्रोकन यूनिकॉर्न का मतलब है जो गिरकर टूट गया था, उसका क्या मतलब है कि लॉरा के टूटते सपने को ही ब्रोकन यूनिकॉर्न कहा गया है। फोटोग्राफ ऑफ फादर, परिवार के खोए हुए अतीत की याद। तो ये कुछ सिंबलाइज है जो कि आपको ऐसे ये चीज़ देगा आपको लिखने के लिए, और इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा। पूछ सकता है आपसे प्रतीकवाद, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हो गया आपका अमेरिकन लिटरेचर भी हम पढ़ चुके हैं, समरी भी पढ़ चुके हैं, लेखक के बारे में भी पढ़ चुके हैं, कहानी भी पढ़ लिए हैं। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर। हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा चुके थे, अब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है।
तो 1 मिनट दीजिए, अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर, करीब 20 क्वेश्चन आंसर है यूनिट 1 से। ये आपका कुछ क्वेश्चन है जिसको हम रीड करेंगे और ये है आंसर, इंग्लिश में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज टॉम विंगफील्ड, डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर। तो टॉम विंगफील्ड कौन है, उसके चरित्र का वर्णन करें। तो यहाँ पे लिखा गया है, टॉम विंगफील्ड इज द नरेटर एंड वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द ग्लास मेनेगरी। He works in a warehouse to support his family, but inside he is a poet and a dreamer. He feels trapped in his small apartment and wants freedom and adventure. Tom loves his sister Laura, but often quarrels with his mother Amanda. At the end, he leaves home to follow his dream, but he is taunted by guilt for leaving his family. Tom represents the struggle between duty and desire, but between reality and dream. तो ये आपका हिंदी में था, मतलब इंग्लिश में है ये आपका लिखा हुआ, हिंदी में भी हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टॉम विंगफील्ड इस नाटक का कथा नरेटर है, मुख्य पात्र है। वो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए एक गोदाम में काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक कवि और सपने देखने वाले इंसान छिपा है। वह अपने छोटे से घर और जिम्मेदारी से खुद को कैद महसूस कर रहा था। वह अपने बहन लौरा से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी माँ अमेंडा से अक्सर झगड़ता है। आखिर में वह आज़ादी की तलाश में घर छोड़ देता है, लेकिन उसे हमेशा यह पछतावा रहता है कि वह अपनी माँ और बहन को अकेले छोड़ देता है। और टॉम का चरित्र कर्तव्य और इच्छा के संघर्ष को दर्शाता है। तो ये था आपका मतलब, हिंदी में मतलब था, ये इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे शो कर दिए, हिंदी में हम आपको समझा दिए हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब इसका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द ग्लास मेनेगरी कॉल्ड अ मेमोरी प्ले। द ग्लास मेनेगरी को मेमोरी प्ले क्यों कहा गया है। तो द ग्लास मेमोरी को मेमोरी प्ले कहा जाता है क्योंकि पूरी कहानी टॉम की यादों पर आधारित है। जो कुछ भी मंच पर दिखाया गया है वह वास्तविक नहीं बल्कि टॉम की सोच और भावनाओं से जुड़ा है। इसमें रोशनी, संगीत और संवाद सब कुछ टॉम की यादों को दर्शाते हैं। टेनिस विलियम ने यादों के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे लोग वास्तविकता से भागकर कल्पनाओं में जीते हैं। तो ये था इस आंसर का मतलब। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसी को हम हिंदी में आपको करके बता दिए हैं। तो इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम हिंदी में समझाएंगे। 1 मिनट। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अमेंडा विंगफील्ड। अमेंडा विंगफील्ड का चरित्र चित्रण कीजिए। अमेंडा विंगफील्ड इज टॉम and Laura mother. She lives in her past memory and always talks about her youth. When she had many gentlemen callers, Amanda wants a secure and respectable life for her children. She loves her family but is very controlling and talkative. Her dreams are old-fashioned and unrealistic. Through Amanda, the writer shows the pain of a mother who can't accept reality. इसका हिंदी में क्या मतलब है। अमेंडा विंगफील्ड टॉम और लॉरा की माँ है। वह अपने पुराने दिनों की यादों में जीती है जब कई लड़के उससे मिलने आते हैं। वह चाहती है कि उसके बच्चों की जिंदगी सुरक्षित और सम्मानजनक हो। वह अपने परिवार से प्यार करती है लेकिन बहुत हद तक हावी रहने वाली और बातूनी है। 1 मिनट। हाँ,
उसके सपने पुराने और अव्यवहारिक है। अमांडा का चरित्र एक ऐसी माँ को दर्शाता है जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाती है। ये था इसका मतलब। अब अगला क्वेश्चन है, What does the glass menagerie symbolize? ग्लास मेनेगरी क्या प्रतीक करते हैं? तो द ग्लास मेनेगरी सिम्बलाइज लॉरा फ्रेजाइल एंड डेलिकेट नेचर। ग्लास मेनेगरी लॉरा की नाजुक और कोमल प्रकृति का प्रतीक है। जस्ट लाइक हर ग्लास एनिमल सी शाई, सेंसिटिव एंड easy broken. The glass also represents the world of illusion in which Laura lives, a world that is beautiful but unreal. The breaking of the glass unicorn symbolizes the end of her dream and hope. जिस तरह कांच के जानवर आसानी से टूट सकते हैं, उसी तरह लॉरा भी बहुत संवेदनशील और शर्मीली थी। कांच उसके कल्पनाओं की उस दुनिया का प्रतीक है जो सुंदर तो है लेकिन वास्तविक नहीं है। जब यूनिकॉर्न टूट जाता है तो वह लॉरा के सपनों और उम्मीदों के टूटने का संकेत देता है। तो ये था इसका मतलब। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लास मेनेगरी? द ग्लास मेनेगरी की प्रमुख थीम क्या है? द ग्लास मेनेगरी की मुख्य थीम भ्रम और वास्तविकता का संघर्ष है। हर पात्र सच्चाई से भागना चाहता है। अमांडा अपने पुराने दिनों में जीती है, लॉरा अपने कांच की दुनिया में छिप जाती है और टॉम आज़ादी के सपने देखता है। यह नाटक अकेलेपन, पारिवारिक जिम्मेदारी और अधूरे सपने की पीड़ा को दर्शाता है। तो ये था इन सब लाइन का मतलब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला सवाल है आपका, व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द प्ले? नाटक के अंत में क्या होता है? तो नाटक के अंत में होता है कि नाटक के अंत में टॉम घर छोड़ देता है अपने सपनों की तलाश में, लेकिन वह लॉरा को भूल नहीं पाता। लॉरा मोमबत्ती बुझा देती है। यह उनके जीवन में उम्मीद और रोशनी के खत्म होने का प्रतीक है। टॉम को एहसास होता है कि वह शारीरिक रूप से तो आज़ाद है लेकिन मानसिक रूप से अब भी अपनी यादों में कैद है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉम एंड अमेंडा? टॉम और अमेंडा के बीच कैसा संबंध है? द रिलेशनशिप बिटवीन टॉम एंड अमेंडा इज फुल ऑफ लव एंड कन्फ्लिक्ट। टॉम और अमेंडा का रिश्ता प्यार और टकराव दोनों से भरा है। अमेंडा cares for Tom but she constantly criticizes him. अमेंडा अपने बेटे की चिंता करती है लेकिन उसे हर समय डांटती और नियंत्रित करती रहती है। Tom feels suffocated by her control and naggings. Tom खुद को उसकी पकड़ में कैद महसूस करता है। Despite their fights, both love each other deeply. Amanda wants Tom to be responsible and Tom wants freedom. लड़ाइयों के बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अमेंडा चाहती है कि टॉम जिम्मेदार बने जबकि टॉम आज़ादी चाहता था। तो ये था आपका मतलब इसका हिंदी में। अगला है आपका सवाल, डिस्क्राइब लॉरा पर्सनालिटी। लॉरा के स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो लॉरा बहुत शर्मीली थी एंड फिजिकली वीक थी। शारीरिक रूप से कमजोर लड़की थी। वह भावनात्मक रूप से नाजुक है, बिल्कुल अपने कांच के जानवरों की तरह। वह लोगों से दूर भागती है और कल्पनाओं की दुनिया में रहती है। वह मासूमियत और अकेलेपन का प्रतीक है। ये था इसका मतलब। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ जिम कॉर्न इन द प्ले? नाटक में जिम ओ कॉर्नर की क्या भूमिका है? तो जिम ओ कॉर्नर इज अ सिंबल ऑफ होप एंड रियलिटी इन द प्ले। जिम ओ कॉर्नर इस नाटक में आशा और वास्तविकता का प्रतीक है। ही विजिट द विंगफील्ड फैमिली एज लॉरा जेंटलमैन कॉलर।
वह लौड़ा के जेंटलमैन कॉलर मतलब सपनों का राजकुमार के रूप में विंगफील्ड परिवार के घर आता है। He encouraged Laura to gain confidence and face life. वह लौड़ा को आत्मविश्वास बढ़ाने की सलाह देता है। But when he reveals he is already engaged, Laura hopes is shattered. लेकिन जब वो बताता है कि उसकी पहले से सगाई हो चुकी है तो लौड़ा की उम्मीद टूट जाती है। Jim visits bring a short moment of happiness and then disappointment. जिम का आगमन थोड़ी देर की खुशी और फिर गहरे दुख का कारण बनता है। तो ये था जिम ओ'कॉर्नर का भूमिका। अगला सवाल है आपका, हाउ डज टेनिस विलियम यूज सिंबलिज्म इन द प्ले? टेनिस विलियम ने इस नाटक में सिंबलिज्म का उपयोग कैसे किया है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, द प्ले इज फुल ऑफ सिंबल्स। पूरा नाटक प्रतीकों से भरा हुआ है। द ग्लास मेनेगरी सिंबलाइज लौड़ा फ्रेजाइल वर्ल्ड। ग्लास कांच के जानवर लौड़ा की नाजुक दुनिया का प्रतीक है। द फायर एस्केप रिप्रेजेंट टॉम विश टू एस्केप हिज फैमिली लाइफ। फायर एस्केप टॉम की उस इच्छा का प्रतीक है जिसे वह अपने घर और जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। द कैंडल लाइट सिंबलाइज होप एंड ड्रीम्स। मोमबत्ती की रोशनी उम्मीद और सपनों का प्रतीक है। और व्हेन द कैंडल लाइट इज ब्लोज आउट, और जब लौड़ा उसे बुझा देती है तो वह अपनी उम्मीदों के अंत को दर्शाती है। इट शोज द एंड ऑफ इल्यूजन। उम्मीदों का अंत हो जाता है। तो ये था इसका मतलब। अगला सवाल है आपका, हाउ डज टॉम एक्ट एज अ नरेटर? टॉम कथावाचक के रूप में कैसे कार्य करता है? टॉम नरेट्स द स्टोरी फ्रॉम हिज मेमोरीज। टॉम इस नाटक को अपनी यादों से सुनाता है। ही स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस एंड एक्सप्लेन हिज इमोशन एंड रिग्रेट्स। वह सीधे दर्शकों से बात करता है और अपने अनुभवों व पछतावे को साझा करता है। एज अ नरेटर he helps the viewer understand that what they see is not a reality but memory colored by feeling. His narration connects past and present beautifully. एक कथावाचक के रूप में वह बताता है कि मंच पर जो कुछ दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है बल्कि उसकी भावनाओं से जुड़ी स्मृतियां है। उसका वर्णन अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करता है। तो ये था इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ग्लास मेनेगरी? द ग्लास मेनेगरी शीर्षक का क्या महत्व है? इसका महत्व है, द टाइटल रिप्रेजेंट लौरा डेलिकेट एंड इमेजिनरी वर्ल्ड मेड ऑफ ग्लास एनिमल. It also shows the fragile emotional state of the whole Wingfield family. Just like glass, their relationships are beautiful but easily broken. इसका क्या मतलब है कि यह शीर्षक लौरा की कांच के जानवरों वाली उस काल्पनिक दुनिया का प्रतीक है जिसमें वह रहती थी। यह पूरे परिवार की नाजुक मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। कांच की तरह उसके रिश्ते सुंदर हैं लेकिन बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द फायर एस्केप अ सिंबल ऑफ? फायर एस्केप किस बात का प्रतीक है? तो फायर एस्केप टॉम की आज़ादी की चाह का प्रतीक है। यह उसके लिए जिम्मेदारी से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन लौरा के लिए सही रास्ता डर और बाहरी दुनिया की खतरे का प्रतीक है। तो ये है इस लाइन का मतलब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ इज इल्यूजन कंट्रास्टेड विथ रियलिटी इन द प्ले? नाटक में भ्रम और वास्तविकता का विरोध कैसे दिखाया गया है? तो दिखाया गया है, सभी पात्र अपने अपने भ्रम में जीते हैं।
जितने भी लोग इसमें हैं वो सब भ्रम में ही जी रहे हैं। अमांडा अपने पुराने दिनों को याद करती रहती है। लॉरा लिव्स इन हर ग्लास वर्ल्ड। लॉरा अपनी कांच की दुनिया में जीती है और टीम साहसिक एंड टॉम ड्रीम्स ऑफ एडवेंचर, और टॉम साहसिक जीवन के सपने देखता है। रियलिटी हाउएवर इज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन। लेकिन वास्तविकता गरीबी और निराशा से भरी है। द प्ले शोज हाउ इल्यूजन हेल्प देम सर्वाइव बट ऑल्सो कॉज पेन। भ्रम उन्हें कुछ पल की राहत तो देता है लेकिन अंत में दुख भी लाते हैं। तो ये था यहाँ तक। अगला सवाल है, इस सब को आप कॉपी में लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। कहानी को आप एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़कर जाइएगा। हाउ डज टेनिस विलियम डिपिक्ट फैमिली कन्फ्लिक्ट इन द प्ले। टेनिस विलियम ने इस नाटक में पारिवारिक संघर्ष को कैसे दिखाया है। तो द प्ले शोज दैट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड अ फैमिली। यह नाटक एक परिवार के अंदर सपनों और जिम्मेदारियों के टकराव को दिखाता है। अमांडा वांट्स कंट्रोल, टॉम वांट्स फ्रीडम एंड लॉरा वांट्स पीस। अमांडा नियंत्रण चाहती है, टॉम आज़ादी चाहता है और लॉरा सिर्फ शांति चाहती है। देयर डिफरेंस क्रिएट्स इमोशनल टेंशन एंड डिस्टेंस। इनके अलग अलग सोच के कारण परिवार में भावनात्मक खींचातानी होती है, मतलब टेंशन क्रिएट होता है और डिस्टेंस आ जाता है। यह बताता है कि सिर्फ प्यार से जीवन की वास्तविक समस्या नहीं सुलझती। इट शोज दैट लव एलोन कैन नॉट सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये था इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, 1 मिनट। व्हाट मैसेज डज द प्ले कन्वे। यह नाटक क्या संदेश देता है। तो यह नाटक सिखाता है कि वास्तविक से भागकर सपनों में जीना थोड़ी देर की राहत देता है। द प्ले टीचेस दैट एस्केपिंग रियलिटी थ्रू ड्रीम्स में गिव टेम्पररी कंफर्ट बट नॉट पीस। यह आपको थोड़ी देर के लिए शांति तो दे सकता है, थोड़ी देर के लिए सपनों से थोड़ा दूर जाकर के जीना सिखा तो सकता है, लेकिन आपको हमेशा के लिए शांति नहीं दे सकता है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस इन फैमिली लाइफ। लेकिन सच्ची शांति नहीं दे सकता है। यह भी बताता है कि परिवार में प्यार, समझ और स्वीकारता सबसे जरूरी होती है। तो ये था इतना का मतलब। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो हो गया आज का आपका ये कंप्लीट। यूनिट 1 आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम यूनिट 2 से क्वेश्चन आंसर और प्लस में स्टोरी भी लेकर के आएंगे। तो अगले क्लास में भी आप सब क्लास को अटेंड करने जरूर आइएगा। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।